आई गेस नमस्ते टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को स्टडी विथ मी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़। तो ये एक जेरियाटिक कंडीशन है जो आपका लगभग 45-50 एज के बाद में देखने को मिलता है। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। पार्किंसन डिजीज़ पीडी। So Parkinson disease is a chronic progressive disease of the nervous system characterized by cardinal feature of rigidity, bradykinesia, tremor and postural instability। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्किंसन डिजीज एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मतलब ये क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म वाला डिजीज है जो कि आपके टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है और एक नर्वस सिस्टम का इश्यू है, मतलब ब्रेन का कुछ इश्यू है। कैरेक्टराइज बाय द कार्डिनल फीचर, मतलब उसका टिपिकल फीचर क्या होगा आपका पार्किंसन होने में? रिजिडिटी होगा। रिजिडिटी मतलब आपका मसल टाइटनेस होगा। टाइटनेस को स्पास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो स्पास्टिसिटी बियॉन्ड को रिजिडिटी बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट में आप जब मूवमेंट करेंगे, पैसिव मूवमेंट एक करेंगे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइटनेस फील होगा, तो इसको रिजिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया ब्रैडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब स्लो मूवमेंट। ब्रैडी मतलब स्लो, काइनेसिया मतलब मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। देन ट्रेमर। ट्रेमर मतलब कांपना, मतलब हाथ का जो शेकिंग वगैरह मूवमेंट होता है उसको ट्रेमर बोलते हैं। देन पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, मतलब पोस्चर में आपका एबनॉर्मल होगा, मतलब पोस्चर में आपको इंस्टेबिलिटी होगा, मतलब आपका जो मेंटेन पोस्चर होना चाहिए दैट वोंट बी हैपन, इट विल बी इंस्टेबिलिटी। तो पार्किंसन इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज हो गया जो कि नर्वस सिस्टम में आपका होता है। उसका कैर्डिनल फीचर ये याद रखिए, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इटियोलॉजी, उसका कॉज क्या हो सकता है? पार्किंसन रेफर टू द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट प्रोड्यूस एबनॉर्मलिटी ऑफ द बेसल गैंग्लिया फंक्शन। एक चीज़ बताना है आपको, लाइक पार्किंसन को आप याद करने से पहले तीन टर्म को रख दीजिए दिमाग में, क्योंकि पार्किंसन में ये तीन चीज़ें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका बेसल गैंग्लिया, उसके बाद आ गया सब्सटेंशिया नाइग्रा, दिन तीन होगा डोपामाइन। बेसल गैंग्लिया क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसल गैंग्लिया एक बड़ा सा पार्ट होता है, उसके अंदर आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर आपका डोपामिन होता है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा एक ब्रेन का पार्ट है जहाँ पे आपका, सॉरी, बेसल गैंग्लिया एक पार्ट है जहाँ पे आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जहाँ से आपका डोपामाइन न्यूरॉन रिलीज होता है, जिसके कारण आप मूवमेंट वगैरह परफेक्ट कर पाते हैं। तो इटियोलॉजी में इसीलिए यहाँ पे लिखा है रेफर टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है कि एक ही सिम्टोम आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे, जैसे वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, लाइक रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो पार्किंसन रेफर टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट प्रोड्यूस एबनॉर्मलिटी ऑफ बेसल गैंग्लिया फंक्शन। तो आपका मेन में क्या बोला, बेसल गैंग्लिया रहेगा, उसके अंदर सब्सटेंस नाइग्रिया, देन डोपामाइन। सो पार्किंसन डिजीज और इडियोपैथी पार्किंसन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। मतलब इसका कौन इज, लाइक इसका कॉज इज अननोन है। कुछ इशू, मतलब ऐसा नहीं बता सकते कि इस वजह से आपका पार्किंसन है। इट मे बी जेनेटिकली, इट मे बी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वजह से भी हो सकता है। Parkinsonism plus syndrome refer to those conditions that mimic PD in some respect, but the symptom are caused some other neurodegenerative। तो ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहाँ पे लगता है कि अब बंदे को एक पार्किंसन डिजीज हुआ है, लेकिन वो क्या होता है कि आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर अदर को, सपोज आपको लग रहा है कि ये पार्किंसन डिजीज प्लस सिंड्रोम, मतलब अदर कोई, मतलब आपको लगेगा कि ये जो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है, लगेगा कि ये पार्किंसन की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका कॉज कहीं अलग होगा, अदर न्यूरो डिजेनरेटिव कॉज होगा। देन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब आपका कौन सा कॉज के वजह से आपका पार्किंसन हो रहा है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हम देखते हैं। मैं आपको क्या बोला था, बेसल गैंग्लिया रहेगा, उसके अंदर आपका रहेगा सब्सटेंस नाइग्रा। सब्सटेंस नाइग्रा से आपका डोपामाइन न्यूरॉन रिलीज होता है। तो वो डोपामाइन के वजह से आप लाइक मूवमेंट वगैरह एक पॉइंट से कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फिजियोलॉजी में कैसे कैसे मूवमेंट वगैरह होता है। तो बेसल गैंग्लिया में हुआ, द मेन इनपुट स्ट्रक्चर ऑफ द बेसल गैंग्लिया स्ट्राइटम। ओके, तो ये बेसल गैंग्लिया स्ट्राइटम से आपका इनपुट जाता है, रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स सब्सटेंस नाइग्रा पारा कॉम्पैक्ट। तो ये आपका हो गया, इनपुट रिसीव होता है आपका बेसल गैंग्लिया से, थ्रू बेसल गैंग्लिया
स्ट्राइटम कौन कौन रिसीव करता है आपका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिसीव करेगा और सब्सटेंशिया नाइग्रा का एक पॉइंट। देन आउटपुट में क्या होगा, ग्लोबस पैलिडस एंड द सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट रेटिकुलाटा, देन जाएगा आपका टुवर्ड थैलेमस एंड देन बैक टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बेसिक सा चीज़ है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेसल गैंग्लिया से आपको जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा से आपको रिलीज केमिकल रिलीज होता है जिससे कि आपका डोपामिन बॉडी में ये होता है, उसके बाद मूवमेंट वगैरह परफेक्ट होता है। देन व्हाट हैपन इन पार्किंसन डिजीज, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, डी जनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस द डोपामिन। तो जो आपका डोपामाइन प्रोड्यूस न्यूरॉन होता है, जो डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, वो डी जनरेशन हो जाता है। तो लॉस ऑफ द मेलानिन कॉन्टेनिंग न्यूरॉन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन द डेपिगमेंटेशन and formation of the Lewy bodies and loss of dopamine result in echinacea, rigidity and bradykinesia। तो आपका लाइक डोपामिन डीजेनरेशन हो जाता है, इसके वजह से आपका डोपामिन का सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है, इसके वजह से आपको ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड एक्नेसिया ये सब दिखने मिलता है। देन क्लिनिकल फीचर, तो हम देख अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। एटियोलॉजी में ऐसा नहीं, इडियोपैथिक कॉज है, मतलब कॉज इज अननोन। सेकेंडरी कौन कॉजेस में कौन सा हो सकता है, लाइक वायरल, टॉक्सिन, ड्रग, इसके वजह से हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन व्हाट हैपन इन पार्किंसन डिजीज में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डीजनरेशन ऑफ द डोपामाइन न्यूरॉन्स हो जाता है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट आ गया रिजिडिटी। तो रिजिडिटी वन ऑफ द क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ द पार्किंसन डिजीज। तो ये एक हॉलमार्क पॉइंट है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि हाँ बंदे को पार्किंसन हुआ है कि नहीं। डिफाइन एज द इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू पैसिव मोशन। सपोज आप एक बंदे का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स्ड कर रहे हैं पैसिव मूवमेंट दे के, तो वहाँ पे आपको एक मतलब बहुत टाइट सा एक रेजिस्टेंस फील होगा। आप मूव कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहा, तो उसको आप रिजिडिटी बोलते हैं। फेल्ट यूनिफॉर्मली इन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स इन द बोथ डायरेक्ट, मतलब जो आप रेजिस्टेंस फील करेंगे, जो आप रेजिस्टेंस फील करेंगे वो बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब दो टर्म होता है हमारा, सपोज आप एल्बो का मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो मसल आपका होता है, एक हो गया फ्लेक्सर, एक एक्सटेंशन। सपोज आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, सपोज आप एल्बो को मूवमेंट कर रहे हैं तो आप फ्लेक्शन हो रहा है, तो फ्लेक्शन मसल वहाँ पे आपका एगोनिस्ट मसल हो और एंटागोनिस्ट आपका ट्राइसेप मसल है। तो वो बोथ डायरेक्शन दे विल बी फीलिंग लाइक दे बोथ आर रेजिस्टेंस। सो स्पाइनल स्ट्रेस रिफ्लेक्स का नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगा आपका। तो रिजिडिटी दो टाइप का होता है, एक है कॉग व्हील रिजिडिटी और एक लीड पाइप। कॉग व्हील मतलब कॉग व्हील रिजिडिटी में आपको देखिए, रिजिडिटी मतलब आपको टाइटनेस फील होगा वाइल डूइंग द पैसिव मूवमेंट। तो जर्की, रेचेट लाइक रेजिस्टेंस, जब मूव करेंगे ना आपको एक साउंड आएगा टक 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 टक, इसीलिए आपको कॉग व्हील रिजिडिटी बोलते हैं। द लीड पाइप रिजिडिटी, नो फ्लक्चुएशन, मोर सस्टेन देन रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट। जब आप मूवमेंट करेंगे मतलब पैसिव मूवमेंट का आपको फील होगा कि आप एक लीड को लाइक लीड पाइप को मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा मतलब आपको सेंसेशन होगा। ये हो गया रिजिडिटी। नेक्स्ट ब्रैडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब ब्रैडी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रैडी मतलब स्लो, देन काइनेसिया मतलब मूवमेंट। तो एक काइनेसिया एब्सेंस ऑफ द मूवमेंट हो गया। देन मूवमेंट ऑफ फ्रीजिंग में ऑक्योर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ब्रेक और ब्लॉक इन द मूवमेंट। तो ये वगैरह नोट आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रैडिकाइनेसिया का लाइक एक्चुअल पॉइंट है कि स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, एब्सेंस ऑफ द मूवमेंट बोल सकते हैं, ये सब उसका लाइक सब हेडिंग है। एक्नेसिया हो गया एब्सेंस ऑफ द मूवमेंट, काइनेसिया मतलब मूवमेंट, ए मतलब होगा मतलब एब्सेंस हो गया। देन मूवमेंट ऑफ फ्रीजिंग हो गया। देन हाइपोकाइनेसिया, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। ब्रैडिकाइनेसिया स्लोनेस एंड डिफिकल्ट मेंटेनिंग द मूवमेंट, द टिपिकल रिड्यूस इन द स्पीड, रेंज एंड एम्पलीट्यूड, दैट्स इट। देन मोटर प्लानिंग एंड मोटर लर्निंग। तो उसमें आपका क्या क्या इशू रहेगा, आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। माइक्रोग्राफिया, माइक्रो मतलब स्मॉल, ग्राफिया मतलब हैंड राइटिंग। पार्किंसन का मतलब एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आता है कि बंदे का जो हैंड राइटिंग है वो छोटा छोटा हो जाता है, मतलब माइक्रोग्राफिया हो जाएगा।
देखिए बहुत छोटा छोटा हैंड राइटिंग यहाँ पे वो पेशेंट लिखा है, तो इसको माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। तो ये आपको मोटर में आता है, क्योंकि मोटर में देखिए मैं पहले भी ऑलरेडी मतलब बात कर चुका हूँ कि मोटर मतलब दो चीज़ का होता है आपका, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब बड़ा बड़ा मसल ग्रुप को लेके होता है। सपोज आप वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसको आप ग्रॉस मोटर में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फाइन मोटर मीन्स हैंड राइटिंग हो गया, जो भी फंक्शनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं हैंड से, छोटा छोटा मसल लाइक हैंड वगैरह का मसल्स हो गया, उसको फाइन मोटर करते हैं। तो माइक्रोग्राफिया कम्स अंडर द फाइन मोटर एबनॉर्मैलिटी। मतलब जो बंदे लिखेगा ना, उसका हैंड राइटिंग छोटा छोटा हो जाएगा। तो डिटेल पढ़ते हैं, मोटर प्लानिंग एंड मोटर लर्निंग। स्टार्ट हेजिटेशन इज एविडेंट स्पेशली व्हेन द डिजीज प्रोग्रेशन। Parkinson disease patient typically demonstrate micrography and abnormal small handwriting that is difficult to read. Okay. Freezing episode occur can be triggered by confirmation of the complete stimulation. This lead to mental fatigue and loss of motivation. मतलब यहाँ पे यूजुअली समर का बताया जा रहा है कि बंदे का ऑलरेडी आपका यहाँ पे हम देख चुके हैं ब्रेडिकाइनेसी हो जाएगा, मतलब स्लो मूवमेंट हो जाएगा और माइक्रोग्राफी हो जाएगा। इसके वजह से वो पार्किंसन डिजीज में पेशेंट होते हैं उनका पूरा मेंटल स्टेट एक डिप्रेशन लेवल पे वो चले जाएंगे और उनको मेंटली फैटिग होगा। मेंटली फैटिग मतलब थकावट, फैटिग मतलब थकावट, मेंटल मतलब आप इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं, लॉस ऑफ मोटिवेशन फील होने लगता है। प्रोसीजर लर्निंग डिफिशिट कॉमनली पेशेंट द पार्किंसन वाइल डिक्लेटिंग लर्निंग यूजुअली इंटैक्ट। आपका लर्निंग वगैरह सारा इंटैक्ट हो जाता है, मतलब इश्यू वगैरह होता है, आपको पढ़ने में मोटिवेशन फील नहीं होता। देन पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी में ये पिक्चर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। ये देखिए आप, तो पार्किंसन डिजीज में आपको ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, हेड से लेकर टो तक क्या क्या इशू हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे उसका हेड में क्या इशू है। तो देखिए पार्किंसन में आपका योर लाइक फेस विल बी लाइक ए मास्क्ड फेस, मतलब एक डाउन टिल्टेड वाला फेस दिखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मास्क्ड फेस। देन आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक। ये आपका ट्रंक है, ये जो देख रहे हैं ना बॉडी है, इसका ट्रंक है, वो उसको फॉरवर्ड टिल्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड टिल्ट हो जाएगा। ये पिछले वाला है आपका बैकवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक हो जाएगा। रिड्यूस द आर्म स्विंग, जैसे हम चलते हैं ना हाथ ऐसे मूव करते करते, तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस द आर्म स्विंग। देन हैंड ट्रेमर, हैंड ट्रेमर होगा आपका, मतलब हाथ का जो कांपना होता है ना वो होगा। वो रेस्टिंग ट्रेमर भी हो सकता है, मूविंग ट्रेमर भी हो सकता है। देन स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड हिप नी, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप नी, तो आपको जो हिप मस्त लाइक हिप और नी है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। देन शफलिंग एंड शॉर्ट स्टेप गेट, जब वो चलते हैं ना, मतलब चलने के लिए जो मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपका जो गेट वगैरह ना वो छोटा छोटा स्टेप के चलते हैं, क्योंकि उनका वो इनसिक्योरिटी रहता है कि मैं अगर जल्दी चढ़ूंगा, क्योंकि उनका पोस्चर इंस्टेबिलिटी हो जाता है, इसीलिए वो छोटा छोटा स्टेप चलते हैं, इसीलिए उनको स्टेप्ड गेट भी बोलते हैं, स्टेप्ड गेट। यहाँ पे देख सकते हैं उनको स्टूप्ड पोस्चर हो जाएगा, मतलब वही फॉरवर्ड टिल्ट की वजह से स्टूप्ड हो जाएगा, मतलब देयर विल बी इन कर्वेचर काइंड ऑफ टुवर्ड द फॉरवर्ड। बैक रिजिडिटी, बैक में टाइटनेस हो जाएगा। फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट हो जाएगा आपको, मतलब एल्बो लाइक एल्बो एंड रिस्ट वगैरह फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। देन ट्रेमर इन द लेग्स में भी होगा, ऐसा नहीं कि ट्रेमर बस हाथ में होगा, लेग में भी आपको ट्रेमर होगा। तो इसमें हम फिर से बात करता हूँ, आपका जो फेस वगैरह वो मास्क शेप का हो जाएगा, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक हो जाएगा, रिड्यूस द आर्म स्विंग हो जाएगा आपका। देन हैंड में ट्रिमर रहेगा। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपका टाइटनेस वगैरह होता है, किस मतलब टाइटनेस वगैरह किस स्पास्टिसिटी होता है, वो टुवर्ड्स योर लाइक फ्लेक्सर मसल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। सपोज एक बंदे का स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी होगा, जितने भी आप केसेस वगैरह देखेंगे, जितना भी उनका फ्लेक्स लाइक टाइटनेस वगैरह होगा ना, वो आपका ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड द फ्लेक्सर साइड। हैंड भी देख सकते हैं, एल्बो हो गया, रिस्ट होगा, दे विल बी फ्लेक्स्ड नॉट एक्सटेंडेड, क्योंकि जो मूवमेंट वगैरह होता है ना लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, क्योंकि जो आपका पास का वाला मूवमेंट होता है उसमें आपका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा मतलब डेवलप होता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट लाइक एक्सटेंशन एंड अबडक्शन। तो हैंड ट्रेमर होगा आपका, एल्बो एंड रिस्ट फ्लेक्स्ड हो जाएगा, स्लाइटली स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नी होगा, सफलिंग एंड शॉर्ट स्टेप होगा, ट्रेमर ऑफ द लेग में होगा, ये होगा आपका पार्किंसन डिजीज मेन सिम्टम्स है ये। तो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में यही होगा आपका, नैरोइंग ऑफ द
बेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा, मतलब आपको जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो छोटा हो जाएगा। कंप्लीटिंग अटेंशन डिमांड इंक्रीज पोस्चर इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग डायनेमिक डिस्टेबलाइजेशन एक्टिविटी लाइक वॉकिंग टर्निंग। तो ये डायनेमिक, जब ट्रंक मूवमेंट वगैरह करते हैं इसको डायनेमिक मूवमेंट हो जाता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है रिजिडिटी, डिक्रीज इन मसल टॉर्क प्रोडक्शन, लॉस ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, पर्टिकुलर और ट्रंक मोशन वीकनेस हो जाएगा। देखिए एक्सटेंशन मसल ऑफ द ट्रंक डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर वीकनेस देन द फ्लेक्सर, कंट्रीब्यूट टू द एडाप्टेशन ऑफ द फ्लेक्स टूप टू पोस्चर। ऑलरेडी मैं आपसे तो ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप फोटो देखें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पार्किंसन में आपको लाइक बेसिक नॉलेज वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसी से आप लिख सकते हैं। इसको एक हेडिंग में आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। मास्क से इन पार्किंसन द फेस विल बी काइंड ऑफ मास्क फेस, देन ट्रंक में आ गया फॉरवर्ड टिल्ट, लाइक योर ट्रंक विल बी लिटिल बिट फॉरवर्ड, देन आर्म स्विंग हेडिंग करके आप लिख सकते हैं। द आर्म स्विंग ऑफ द पार्किंसन पेशेंट वुड बी रिड्यूस्ड वाइल वॉकिंग एंड ऑल, देयर विल बी ट्रेमर, द शेकिंग मूवमेंट। ये सारा एक मतलब की पॉइंट है, इससे आप हेडिंग करके आराम से 4-5 पेजेस लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कीजिए। ओके, सो गेट, गेट में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, उसको स्टेप्ड गेट भी बोलते हैं, क्योंकि बंदे का जो बेस ऑफ सपोर्ट है, मतलब तो ऐसे खड़ा होता है। सपोज एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट है, ये आपका बहुत छोटा हो जाता है, नैरोइंग ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट है, इसीलिए उसको स्टेप्ड गेट बोलते हैं। उसका और एक नेम है, दैट इज कॉल्ड फेस्टिनेटिंग गेट। एन एबनॉर्मल स्टूप्ड पोस्चर कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द फेस्टिनेटिंग गेट, ये याद रखना। फेस्टिनेटिंग गेट भी बोल सकते हैं, उसको पार्किंसन गेट भी बोल सकते हैं, और उसको स्टेप्ड गेट भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर्स है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्पीड विद द शॉर्टनिंग ऑफ द स्ट्राइड, गेट कैन बी एंट्रोपल्स ए फॉरवर्ड फेस्टिनेटिंग गेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेस्टिनेटिंग गेट। तो फेस्टिनेटिंग का आइदर वो फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, ज़्यादातर फॉरवर्ड ही होता है। सो पेशेंट आर एबल टू स्टॉप ओनली व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट टू द ऑब्जेक्ट। प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर लीड टू टो वॉकिंग, वो सब दिखाई देता है। सेंसेशन, नो प्राइमरी सेंसेशन लॉस, तो स्टार्टिंग में आपका सेंसेशन में कुछ लॉसेस वगैरह नहीं होता है। 50% में एक्सपीरियंस पैरास्थेसिया, तो सेंसेशन में आपका इनिशियल टाइम में कुछ लॉसेस वगैरह नहीं होगा। 50% चांसेस है कि पैरास्थेसिया हो, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन। सपोज लाइक आपको हाथ में मैं एक सुई टाइप का इंसर्ट करूँगा, तो आपको एक पॉइंट टिंगलिंग जाएगा धीरे 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 धीरे, उसको पैरास्थेसिया बोलते हैं। पेन, नंबनेस, टिंगलिंग, पैरासिटामोल मतलब टिंगलिंग नहीं है। कोल्डनेस, एक्किंग पेन एंड बर्निंग सेंसेशन में भी हो सकता है। तो प्राइमरी सेंसेशन में कुछ इशू नहीं होना चाहिए, अगर भी कुछ इशू होता है तो आप देख सकते हैं टिंगलिंग हो गया, नंबनेस पूरा नंब हो जाएगा, कोल्डनेस हो सकता है, एचिंग पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन, ये सब हो सकता है पार्किंसन में। सम ऑफ द पेन एंड डिस्कम्फर्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम पोस्चुरल स्ट्रेस सिंड्रोम, सेकेंडरी टू लैक ऑफ मूवमेंट। मतलब ये जो मूवमेंट वगैरह की प्राइमरी कॉजेस में नहीं होता है पार्किंसन में, सेंसेशन का इशू वगैरह बहुत रेयर होता है। लेकिन 50% में लेटर ऑन इट मे कैन डेवलप, सम कैन एक्सपीरियंस द एकाथेसिया, ए सेंस ऑफ द इनर रेस्टलेस एंड नीड टू मूव। प्रोप्रियोसेप्टिव रेगुलेशन वॉलंटरी मूवमेंट में ऑल्सो इम्पोर्ट। प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब ये एक सेंसेशन है जो आपका जॉइंट के बीच में रहता है। सपोज वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट को कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के वजह से है। सपोज वॉकिंग करने तो सारा जॉइंट तो इन्वॉल्व हो रहा है ना, आपका नी, हिप, तो इस जॉइंट के बीच में एक सेंसेशन होता है, उसके वजह से ही आपको सेंस मिलता है कि ओके आई शुड वॉक। ये हो गया सेंसेशन। देन स्पीच, वॉइस एंड स्वैलोइंग। स्पीच, ओके, तो तीनों पॉइंट में देखेंगे क्या क्या उसको, स्पीच में क्या इशू रहेगा, उसको वॉइस में क्या रहेगा, स्वैलोइंग खाने में क्या दिक्कत होगा। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया इम्पेयर्ड स्वैलोइंग। डिस्फेजिया ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि ये क्लिनिकल टर्म है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो डिस्फेजिया मतलब इम्पेयर्ड इन द स्वैलोइंग, रिजल्ट ऑफ द रिजिडिटी, रिड्यूस द मोबिलिटी। न्यूट्रिशनल इनएडुकेट कंट्रीब्यूट टू फैटिक एंड एग्जॉशन, मतलब न्यूट्रिशन आप कम लेने के वजह से, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से आपको फैटिक एंड एग्जॉशन फील होना लगता है। प्रेजेंस ऑफ साइलर या एक्सेसिव ड्रूलिंग, एज देयर इज अ इंक्रीज इन द सैलिवरी प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द स्वॉलिंग। तो उनका क्या होता है ना, पार्किंसन पेशेंट में आपको ड्रूलिंग दिखाया जाता है, एक्सेसिव ड्रूलिंग की वजह से ना, लाइक खाने वगैरह में आपको स्वॉलोइंग डिक्रीज होता है, सलाइवा निकलता रहता है, तो स्वॉलोइंग में उनका इश्यू रहता है। हाइपोकाइनेटिक डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया मतलब
डिक्रीज इन द वॉइस वॉल्यूम, मतलब ये एक स्पीच एबनॉर्मलिटी है जहाँ पे आपको स्पीच प्रोडक्शन में इशू रहता है। तो स्पीच ओके, देन रिड्यूस मोबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन रेंज ऑफ मोशन एंड कंट्रोल रेट ऑफ मूवमेंट मसल, कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, फोनेशन, रेजोनेशन एंड आर्टिकुलेशन द प्रेजेंट इन एडवांस केसेस पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट म्यूटिज्म। तो देखिए, स्वैलोइंग का आपका टर्म हो गया डिस्फेजिया, मतलब बंदे को खाने के लिए इशू रहेगा। देन स्पीच में उसका इशू रहेगा डिसआर्थ्रिया, हाइपोकाइनेटिक डिसआर्थ्रिया, मतलब स्पीच प्रोडक्शन में आपको इशू रहेगा। देन वॉइस, वॉइस वगैरह में आ जाएगा आपको बिकॉज ऑफ ड्रूलिंग, एक्सेसिव ड्रूलिंग की वजह से वॉइस प्रोडक्शन, स्वैलोइंग, ये सारा कंपोनेंट ये होता है। तो स्वैलोइंग के लिए डिस्फेजिया, स्पीच के लिए हो गया आपका डिसआर्थ्रिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट हो गया कॉग्निटिव फंक्शन एंड बिहेवियर। तो कॉग्निशन पार्ट आपका इफेक्ट होता है। कॉग्निशन में क्या क्या आता है आपका, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, मेमोरी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपका कॉग्निटिव फंक्शन होता है। बिहेवियर, हाउ यू आर बिहेविंग। तो डिमेंशन, जिसमें सब भूल जाते हैं। ऑक्यूर इन द अप्रोक्सीमेटली 20 to 40% ऑफ पार्किंसन पेशेंट, मतलब 20 से 40% पेशेंट में डिमेंशिया दिखाने के लिए, मतलब दिखने के लिए मिलता है। इट इज़ कैरेक्टरिज बाय लॉस ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन लाइक प्लानिंग, रीजनिंग, abstract thinking and judgment. Bradypharnia disorder that intellectual function, it is a character by the slowing of the patient of demonstrate problem with selective attention and shifting attention. Hallucination and delusion are common complication owing the L-dopa toxic depression in the Parkinson's patient is common. ओके, तो कॉग्निशन में मैं आपको क्या बोला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉग्निशन में क्या क्या आता है, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका पूरा पार्ट अफेक्टेड होता है। आपको लिखना है कि इन पार्किंसन डिजीज अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, देन मेमोरी, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दिस ऑल विल बी अफेक्टिंग। तो डिमेंशिया लाइक 20 to 40% पेशेंट इज हैविंग दैट दे कैन हैव द डिमेंशिया इशू। देन ब्रैडीफेर्निया मतलब एक इंटेलेक्चुअल इशू है जो पार्किंसन में दिखने के लिए मिलता है। देन पेशेंट आपका अटेंशन, कंसंट्रेशन का इशू हो सकता है। देन हालुसिनेशन एंड डिल्यूशन। हालुसिनेशन मतलब ये एक टाइप का लाइक सेंसेशन है जो आपको विजुअल के थ्रू भी मिल सकता है, ऑडिटरी के साथ मिल सकता है, टच के थ्रू। आपको लगेगा कि ये चीज़ हुआ है बट एक्चुअली ये सब चीज़ नहीं होता है, तो इसको हालुसिनेशन बोलते हैं। डिल्यूशन में वो मना करेंगे ये नहीं हुआ है। डिप्रेशन हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शन में आप ये सब लिख सकते हैं, डिमेंशिया वगैरह, ब्रैडीफर्निया लिख सकते हैं, और बिहेवियर में डिप्रेशन, हालुसिनेशन, ये सब लिख सकते हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, डिसऑटोनोमिया, आपका एएनएस सिस्टम डिसफंक्शन ओकर इन द पीडी हो जाएगा। देन थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा आपका, एबनॉर्मल एंड अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ द वार्मथ एंड कोल्डनेस। तो थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब जो आपको स्वेटिंग वगैरह ये कंट्रोल करता है ना, वो सब एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगा। थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम आपका डिसफंक्शन हो जाएगा जहाँ पे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, अब नॉर्मल फील होगा। देन सिबरिया एंड सिबरिक dermatitis are common. Then Parkinson disease patient exhibit abnormally slow pupillary response to light and pain. मतलब लाइट और पेन से, लाइट वगैरह से उनका पिपुलरी रेस्पॉन्स, जो आँखों का पर्दा होता है, वहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट होने लगता है। देन जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन, इट कुड बी पोर मोटिलिटी, चेंज इन द एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर डिस्फंक्शन में क्या क्या होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, आपका यूरिनरी ब्लैडर डिस्फंक्शन हो जाए, मतलब बाउल कंट्रोल मूवमेंट आपका नहीं रहा। सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऑल्सो प्रेजेंट। देन कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लो टेस्टिंग ब्लड प्रेशर, मतलब ऑर्थोस्टैटिक मतलब लो बीपी, कॉम्प्रोमाइज कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, कार्डियो मतलब हार्ट बीट का आपका रिदम, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिस्फंक्शन, डिक्रीज इन द लंग डिस्फंक्शन, डिक्रीज द चेस्ट एक्सपेंशन, इसमें दिखाई देता है कार्डियो डीकंडीशन। तो आपका कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन में लो बीपी दिखा जाएगा। देन आपका हार्ट बीट रिड्यूस हो जाएगा। देन चेस्ट एक्सपेंशन में आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये सब देख सकते हैं। आपका लंग का जो वाइटल कैपेसिटी है, मतलब तो कैपेसिटी ऑफ द लंग टू इनहेल और एक्सेल, इट विल बी रिड्यूस। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, देखिए, एक्यूरेट
पार्किंसन डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब उसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को देख के ही पता कर सकते हैं हम। तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, टिपिकल हो जाए उसका हैंड राइटिंग सैम्पलिंग, तो माइक्रोग्राफी है, स्पीच एनालिसिस इंटरव्यू करके उसको गेट को एनालाइज करके आप कर सकते हैं। तो असेसमेंट करने के लिए ए डायग्नोसिस ऑफ द पार्किंसन डिजीज कैन बी मेड इट एटलीस्ट 2 of the 4 कार्डिनल फीचर आर प्रेजेंट। तो असेसमेंट में एक 4 वाला है, इससे आप कर सकते हैं। इसको होएन या क्लासिफिकेशन डिजेबिलिटी कहते हैं। इससे आप पार्किंसन को कैटेगरीज कर सकते हैं कौन सा कैटेगरी का है। तो ये बेसिकली आपका 5 है, स्टेजेस 5 है। तो 1 हो गया माइल्ड और ईयरली डिजीज। तो एक स्टेज में क्या होगा, ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल ट्रेमर, और वन लिम होगा यूजुअली विद द मिनिमल और नो फंक्शन इम्पेयरमेंट होगा। तो पहले में आपका माइल्ड होगा, मतलब बहुत कम होगा, जैसे कि आपका एक साइड, वन साइड ऑफ द बॉडी में इफेक्ट होगा। सपोज आपका बॉडी में ट्रेमर हो रहा है, तो वो आपका एक लिम में होगा, सपोज हैंड में ही आपको ट्रेमर होगा। देन सेकेंड में बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बट पोस्चर एंड बैलेंस रिमेन नॉर्मल। तो माइल्ड स्टेज 1 में आपको वन साइड में बॉडी में ट्रेमर होगा। देन सेकेंड में 2 साइड अफेक्टेड होंगे लेकिन पोस्चरल वगैरह ठीक रहेगा, मिनिमल, ये भी काइंड ऑफ माइल्ड ही है। देन थर्ड पार्ट में आप देखेंगे मॉडरेट डिजीज। बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड बॉडी विल बी अफेक्टेड एंड देयर विल बी माइल्ड इम्बैलेंस व्हेन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो माइल्ड से आपको इम्बैलेंस दिखने मिलेगा वाइल्ड वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। हाउएवर द पर्सन रिमेन इंडिपेंडेंट, बट द पर्सन विल बी इंडिपेंडेंट, पर्सन कैन डू हिज ओन थिंग्स बाय ओन, नो इशू। तो फिर से देखते हैं, माइल्ड में हो गया वन साइड आपका इफेक्ट होगा, सेकेंड में होगा बोथ साइड इफेक्ट होगा लेकिन वो बैलेंस रिमेन नॉर्मल। बट 3 में क्या होगा, बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड, बैलेंस विल बी लिटिल बिट इम्बैलेंस, बट हाउ द पर्सन कैन इंडिपेंडेंट। आई मतलब 4 में एडवांस डिजीज, बोथ साइड बॉडी आर बी अफेक्टेड एंड देयर इज अ डिसेबलिंग इंस्टेबिलिटी while standing and walking. The person in this stage requiring like substance मतलब assistance help cannot live alone, मतलब उसको हेल्प चाहिए, असिस्टेंट लाइक असिस्टिव काइंड ऑफ डिवाइस चाहिए उसको, नहीं तो वो बैलेंस नहीं कर पाता। देन 5 में हो गया सीवियर, फुल्ली डेवलप्ड डिसीज इज प्रेजेंट, द पर्सन ऑफन इज रेस्ट्रिक्टेड टू बेड एंड व्हील चेयर ऑनलेस एडेड। तो आईवी वाला बंदा क्या है कि आपको अगर आप उसको कुछ वॉकिंग एड्स वगैरह दे देंगे तो वो चल सकता है खुद से थोड़ा थोड़ा, लेकिन असिस्टेंस चाहिए। लेकिन 5 नंबर में बहुत सीवियर है, पेशेंट विल बी फुल्ली बेड रिडन, उसको व्हील चेयर वगैरह चाहिए मूवमेंट करने के लिए। तो 5 कैटेगरी हम देख लिए। तो फर्स्ट में आपका वन साइड ऑफ द लिम विल बी अफेक्टेड, देन सेकेंड में आपका बोथ साइड ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड, देन थर्ड में बोथ साइड विल बी अफेक्टेड बट patient need little bit assistive device or aids to be independent, but somehow he can able to manage. But IB में he need that assistive device, but he can able to, he cannot live like without help. Then 5 में patient will be full bed ridden। ये कुछ फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, पार्किंसन डिजीज में आपका डोपामाइन का सिक्रीशन कम हो जाता है। कहाँ से, सब्सटेंस नाइग्रिया। सब्सटेंस नाइग्रिया आपका कहाँ होता है, बेसल गैंग्लिया में। तो ड्रग को एनहांस करेंगे तो लिपोडोपा, कार्बिडोपा, डोपामाइन एगोनिस्ट, देन सीओमिटी इनहिबिटर, MAO-B, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज टाइप बी, ये मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप लाइक पार्किंसन को ठीक कर सकते हैं। तो एक क्विक सा रिव्यू कर देते हैं। तो पार्किंसन आपका क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें कि कार्डिनल फीचर आपका रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होता है। देन पैथोफिजियोलॉजी में आपको ऑलरेडी पता है, डोपामाइन डिजनरेशन कॉज के वजह से होता है, जिससे कि आपका रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया और क्या होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। क्लिनिकल फीचर में रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी में हॉलमार्क होता है पार्किंसन में, you will be getting a resistance while doing the passive movement। देन कॉग रिजिडिटी, लीड पाइप रिजिडिटी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रैडिकाइनेसिया स्लो मूवमेंट हो गया। मोटर प्लानिंग एंड मोटर लर्निंग में आपको क्या होगा, माइक्रोग्राफिया, स्मॉल हैंड राइटिंग। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में आपका ये इशू रहेगा, मास्क फेस फॉरवर्ड, टिल्ट ऑफ द ट्रंक, रिड्यूस द आर्म स्विंग, हैंड ट्रेमर, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नी, सपलिंग एंड शॉर्ट स्टेप गेट हो गया, ट्रेमर इन द लेग हो गया, देन फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट हो गया, बैक रिजिडिटी, स्टूप पोस्चर, ये आपका पार्किंसन डिजीज का मेन सिम्टम है। देन गेस्ट टू बी फेस्टिनेटिंग गेट और स्टेप्ड गेट और पार्किंसन गेट। सेंसेशन में क्या ज़्यादा इशू वगैरह नहीं होता, लेकिन
50% में अगर होगा तो टिंगलिंग, नॉमनेस, कोल्डनेस ये हो सकता है आपका। स्पीच में क्या होगा, स्पीच में आपको होगा डिसार्थ्रिया। डिसार्थ्रिया मतलब लाइक डिफिकल्ट इन स्पीच प्रोडक्शन। स्वालोइंग मतलब डिस्फेजिया होगा। वॉइस में हमको बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ड्रूलिंग इट मे कैन लीड टू स्वालोइंग इशू। कॉग्निटिव में आपका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स के लिए आपको इशू रहेगा। डिमेंशिया हो सकता है, हैलुसिनेशन, डिल्यूशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा बंदा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा जहाँ पे आपको लाइक पुपिलरी मूवमेंट स्लो हो जाएगा आपको। यूरिनरी डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। कार्डियक पल्मोनरी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर हो गया। कार्डियक एरिथमिया, हार्ट बीट का आपका रिदम खराब मतलब सुनना हो गया। देन रेस्ट्रिक्शन, लंग डिसफंक्शन, डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन। मेडिकल डायग्नोसिस में साइन सिम्टम कर सकते हैं, हैंड राइटिंग टेस्ट करके जान सकते हैं। असेसमेंट में ये करेंगे 5 स्टेप। देन लिपोडोपा, कार्बिडोपा ये ज़्यादातर यूज़ होता है। थैंक यू गाइस।